चलो हम लोग ग्रेविटेशन में आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में हम लोग उस दिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक किए थे। ठीक है, जिसमें हम लोग जी का वैल्यू ठीक है तक देखे थे। जी का वैल्यू जी, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ए जी इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जी होता है क्या? देखो, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, यदि दो ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, यदि 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो जिसकी उसके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वही जी होता है। ठीक है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। है ना, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यदि हम लोग देखें है ना, तो दोनों का मास कितना है? 1 kg। तो g इंटू 1 इंटू 1, अब यहाँ क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ठीक है, तो जब 1 मीटर का डिस्टेंस है तो रेडियस कितना हो गया? 1 मीटर, है ना। तो F इज इक्वल टू हो गया, मतलब F इज इक्वल टू क्या हो गया? g। ठीक है, F इज इक्वल टू कितना है? g 1 इंटू 1, है ना, और 1 का स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे तो नहीं रह जाएगा ना, इसलिए F इज इक्वल टू g आया। मतलब g क्या है? तो g is the force between two objects of mass 1 kg each and are kept at a distance of 1 meter. ठीक है, and that force is equal to 6.67 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना g, यूनिवर्सल कांस्टेंट। सोचो ये कितना छोटा फोर्स है। इसीलिए दो ऑब्जेक्ट है ना, यदि आसपास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उसके बीच में एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता है। एक्सेलरेशन पैदा नहीं होने का कारण है छोटा फोर्स, उनके बीच में बहुत कम फोर्स लगता है। ठीक है, अब ये जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट, कहीं भी इसका वैल्यू यही रहता है। ठीक है, चाहे मून पे चले जाए, है ना, चाहे मार्स पे चले जाए, या कहीं भी चले जाए, अर्थ के सेंटर में भी चले जाए, है ना, वहां भी जी का वैल्यू यही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? ठीक है, फ्री फॉल होने से पहले देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं कि है ना, एयर जो है, ठीक है, एयर, अर्थ भी एयर है, तो एयर इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे सारा एयर यहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, स्केप कर जाएगा, है ना। दूसरा है वर्षा होना। तो वर्षा होने का कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बारिश होती है तो बारिश की बूंदों नीचे ही आती है, वो ऊपर नहीं चली जाती है। कारण क्या है? पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है ना। फिर जितना भी प्लैनेट्स है सन के चारों तरफ घूम रहा है, चाहे जो मून्स है प्लैनेट्स के चारों तरफ घूम रहा है, ये सब क्या है? ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से संभव है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना होगा तो इस कोई भी काम संभव नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। चलो नेक्स्ट है सीजन चेंज होना। ठीक है ना, सीजन समुद्र में, ठीक है, टाइड्स का उठना। ठीक है, समुद्र में टाइड्स जो उठता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठता है। जब है ना सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में चलाता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से, है ना, वाटर चूंकि लिक्विड है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, इसलिए समुद्र सिमट जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब समुद्र का पानी जो होता है सोर्स से दूर चला जाता है ना, फिर वो फोर्स खत्म होता है तो फिर पानी वापस चला आता है ना, जिसको हाई टाइड और लो टाइड के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? ठीक है, तो देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, यदि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे गिराएंगे,
ठीक है, ऊपर से नीचे गिराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा इसका स्पीड बढ़ते चला जाता है ना, है ना, और गिरने से पहले इसका मैक्सिमम स्पीड होता है, ठीक है। तब कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, अंडर ग्रेविटी गिरता है, ठीक है, मतलब पृथ्वी के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरता है, उसको हम लोग, ठीक है, फ्री फॉल बोलते हैं, है ना। अब देखो फ्री फॉल जो होता है मतलब किस पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से खींचती है, ठीक है, चाहे वो भारी हो, हल्का हो, है ना, बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसके मास और उसके साइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग विद द सेम फोर्स, ठीक है। यदि हम लोग किसी ऊंचाई स्थान से, है ना, एक मोर का पंख गिराए, ठीक है, और एक पत्थर गिराए, ठीक है, उसके बीच में यदि एयर न रहे, है ना, तो दोनों साथ गिरता है ना। लेकिन यदि हम लोग देखें कि छत पर से एक पेपर गिराते हैं, है ना, सीट, पेपर का सीट गिराते हैं, ठीक है, और फिर उस सीट को क्रम्बल करके गिराते हैं, है ना, तो क्रम्बल किया हुआ सीट जो है वो पहले गिर जाता है। कारण क्या है कि एयर के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, वो सीट में ज्यादा लगता है, इसलिए सीट को गिरने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन क्रम्बल किया हुआ पेपर जो है तुरंत गिर जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एयर यदि हटा दे, ठीक है, एयर हटा दें, ठीक है, तो सीट भी और पेपर भी दोनों एक साथ गिरेगा नीचे, है ना। तो इसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं, है ना। फ्री फॉल जो होता है अर्थ के, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत कोई चीज गिरता है, ठीक है, और ये फोर्स जो होता है सारी चीजों पे, है ना, बराबर लगता है, चाहे उसका मास कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, ठीक है। गैलीलियो साहब ने इसको दिखाया था, उन्होंने जब अलग अलग साइज के पत्थर को गिराया, ठीक है, लीनिंग, ठीक है, टावर से, तो सब एक साथ, है ना, गिरा, ठीक है। तो बाद में इसको दूसरे एक साइंटिस्ट है ना, उन्होंने इसको प्रूव किया। उन्होंने एक जार ले लिया, ठीक है, और जार से एयर को बाहर निकाल दिया, है ना, और उस जार के अंदर अलग अलग चीजों की गिराया, जैसे सिक्का और, है ना, फेदर गिराया, फेदर मतलब पंख, पंख को गिराया, ठीक है, तो दोनों एक साथ गिरा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि पृथ्वी किसी भी चीज को, ठीक है, एक ही फोर्स से खींचती है, और उस पर ऑब्जेक्ट का मास और उसका साइज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। अब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज को हम लोग ऊपर फेंकेंगे, है ना, ऊपर मान लो फेंकते हैं, तो क्या होगा, कुछ हाइट पे जाके, है ना, फिर वापस चला आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर हम लोग फेंकेंगे तो इसका स्पीड फेंकने के समय सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड घटते चला जाएगा, है ना, और एक समय जाकर रुक जाएगा। कैसे होता है, जैसे हम लोग बॉल को लुढ़का देते हैं, ठीक है, तो जब फेंकते हैं हाई स्पीड से जाता है, लेकिन स्पीड धीरे धीरे रुक, है ना, कम होते हुए एक फाइनल पॉइंट पर आकर रुक जाता है, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट बोलते हैं, है ना। एक्सेलरेट मतलब क्या होगा, उसका स्पीड को घटना या बढ़ना, है ना। तो जब हम लोग किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, ऊपर से नीचे, तो इसका स्पीड बढ़ेगा, है ना। ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने में घटता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएगा तो टकराने से पहले, ग्राउंड के टकराने से पहले इसका स्पीड मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्री फॉल होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना। स्पीड या तो घटेगा, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा, है ना। तो ऐसे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ लगता है ना। इसीलिए जब कोई चीज ऊपर जाएगा तो वहां जी का वैल्यू जो होगा, है ना, इसको हम लोग जी से दिखाते हैं, जी स्मॉल जी से दिखाते हैं। तो जी का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव लेते हैं जब नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो वहां जी का वैल्यू प्लस लेंगे, ठीक है। अब जी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी इट गेट एक्सेलरेटेड, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी इट गेट एक्सेलरेटेड, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
है ना, इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जी का वैल्यू कितना होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो देखो F इक्वल टू क्या होता है, G इंटू एम, ये अर्थ हो गया, ठीक है, अब बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यदि पृथ्वी के सतह पे रखा हुआ है m मास का, ठीक है, तो पृथ्वी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है ना। अब जब F फोर्स लगेगा तो उस F फोर्स से ए ऑब्जेक्ट जो होगा ये एक्सेलरेट होगा, है ना। ठीक है, when a force acts on an object of mass m, it gets accelerated, ठीक है, तब उस केस में F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए, है ना। अब देखो दोनों इस केस में फोर्स तो बराबर होगा, है ना, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू ए इज इक्वल टू g इंटू एम ऑफ आर स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया, है ना, ए बराबर आ गया है g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए क्या हो गया, g ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ g कर लेंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ए जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जी बराबर हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास। ठीक है, जिस जहां पे हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेविटी, है ना, जी का वैल्यू जहां निकालना उसका मास लेंगे और उसका रेडियस लेंगे। ठीक है, सपोज करो अर्थ का निकालना है। ठीक है, अब देखो मान लो कि अर्थ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं कि अर्थ पे जी का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जब निकालेंगे जी का वैल्यू अर्थ पे, तो अर्थ जी का वैल्यू कितना हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, ठीक है, अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, है ना। और अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि नीचे फॉर्मूला में स्क्वायर आता है ना। अब सेट कर देंगे, कितना हो गया जी इक्वल टू, देखो तो 6.67 इंटू 6 इंटू, देखो जब बेस बराबर होता है तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं, तो -11 + 24, है ना, 24 में से 11 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 के पावर 13, और नीचे कितना होगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 दूनी 12। ठीक है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख दिए। ठीक है, और पावर क्या होता है 10⁻6 इंटू 10⁻6, 6 6 12 हो गया। ठीक है, ये देखो ये कट जाएगा 10 से, है ना, तो जी इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ भी 2 प्लेस है, यहाँ भी 2 प्लेस, डेसिमल खत्म हो जाएगा, नीचे होगा 64 इंटू 64। ठीक है, इसको काटोगे तो लगभग 9.8 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू होता है अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चूंकि एक्सेलरेशन है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो जहां भी हम लोग निकालना है, जिस किसी प्लैनेट पे निकालना है, कहीं है ना सैटेलाइट पे निकालना हो, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, तो जी इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, है ना, जहां निकालना उसका मास यूज करेंगे और उसका रेडियस निकालना, उसका रेडियस यूज करेंगे। जैसे मान लो कि जी का वैल्यू मून पे निकालना है, तो यहाँ मून का मास करेंगे, मून का मास लेंगे और यहाँ पे उसका रेडियस लेंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, निकल जाएगा, है ना। तो जी का जो वैल्यू होता है ना, मून पे वो पृथ्वी का लगभग 6th होता है, 1/6 होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो जी का वैल्यू होता है ना,
मून पे उसका वैल्यू 1/6 के बराबर होता है। इसीलिए ठीक है, यदि यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा है ना, मून पे जाकर के 1/6 हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या एजी का वैल्यू जो है अर्थ पे सारे जगह इक्वल होता है। ऐसे तो हम लोग है ना एवरेज में इक्वल लेते हैं, लेकिन देखो अर्थ क्या होता है, ठीक है, अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं होती है ना, थोड़ा सा चपटा होती है ना, पोल्स पे सेंटर है, ए रेडियस हो गया और ए रेडियस हो गया है ना, ए भी आर है, ए भी आर है। तो पृथ्वी जो है पोल्स पे थोड़ी चपटी होती है, तो चपटी होने के कारण क्या होता है कि ए रेडियस छोटा होगा और ए बड़ा होगा, है ना, ये R1 है और R2 है, तो R1 जो होगा छोटा होगा R2 से, है ना। ठीक है, तो हम है ना हम लोग पढ़े थे फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स घटेगा, है ना, तो जहां फोर्स घटेगा वहां जी का वैल्यू घटेगा। तो इस केस में डिस्टेंस देखो, है ना, यदि हम लोग देखेंगे तो इक्वेटर होता है ना, तो इक्वेटर पे जो होता है जी का वैल्यू कम होता है, लेकिन पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, यदि हम लोग मान लो कि तुम 1 किलो सोना खरीदते हो, ठीक है ना, कहाँ पे, पोल्स पे, ठीक है, तो वो सोना इक्वेटर पे आके कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू कम होता है ना, और यहाँ जी का वैल्यू ज्यादा होता है ना, तो दोनों जगह इक्वल नहीं होगा, है ना, यहाँ ज्यादा है तो यहाँ कम होगा, और यहाँ कम खरीद के लेके जाओगे तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। ठीक है, ए जी और ए जी, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है ना, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी तो ऐसे है। ठीक है, लेकिन देखो ए क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 फिक्स है, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, जगह जगह पे बदलते रहता है ना। देखो ए जी जो है ना, ए स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, लेकिन ए इसमें डायरेक्शन भी डिफाइंड होता है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, है ना, इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये कुछ डिफरेंस था इसके, है ना। अब देखो यदि सेंटर पे चले जाते हैं, अर्थ के सेंटर पे, तो ए जी 0 हो जाएगा, अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन इस जी का वैल्यू इतना रहेगा, है ना, इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता है, तो सेंटर पे भी रहेगा, लेकिन है ना सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे ए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था जी और जी के बीच में। ठीक है, अब देखो मास, मास क्या होता है, व्हाट इज मास। तो मास क्या है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वही उसका मास होता है। ठीक है, मान लो इतने बड़े एक आयरन का टुकड़ा ले लेते हैं और इतने बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आयरन का टुकड़ा भारी होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है ना, लकड़ी की अपेक्षा ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा, है ना। तो मास को हम लोग डिफाइन इस तरह से कर देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेंट बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो भी वैरी नहीं करता है, जो मास उसका अर्थ पे है वही मास मून पे भी होगा, वही मास अर्थ पे भी होगा। ठीक है, मास वैरी नहीं करता है। ठीक है, दूसरा वेट है, वेट क्या है, व्हाट इज वेट, तो वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वेट इज द फोर्स, ठीक है, बाय विच एन अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचती है वो उसका वेट होता है ना। इसलिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी। ठीक है, मास इंटू जी, है ना। तो हम लोग देखें वेट और मास में डिफरेंस, देखें वेट और मास में, है ना। तो मास जो है वेरी करेगा, सॉरी वेट वेरी करेगा, है ना, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा,
तुम्हारा जो वेट अर्थ पे है वही वेट मास पे नहीं, अति मून पे नहीं होगा, मार्स पे नहीं होगा, लेकिन मास जो है ना, हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ जो मास है हमारा अर्थ पे वही मास मून पे भी होगा। ठीक है, वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है। मास जो है स्केलर क्वांटिटी है ना। वेट का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है, लेकिन मास का यूनिट केजी होता है ना। ठीक है, और एक डिफरेंस में हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड मास इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना। ये डिफरेंस था है ना। अब मान लो निकालना है वेट किसी ऑब्जेक्ट का, अर्थ पे कितना उसका वेट होगा। यदि मान लो यदि तुम्हारा 60 केजी मास है, यदि तुम्हारा मास 60 केजी है ना अर्थ पे, ठीक है, तो तुम्हारा वेट कितना होगा है ना। तो वेट निकालने के लिए क्या है, मास इंटू जी। मास कितना है 60 केजी और जी का वैल्यू 9.8 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा है ना। अब तुम्हारा यही वेट मून पे कितना हो जाएगा, तो मून पे वेट ऑन द मून तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का क्या होता है 1/6 होता है ना। तो जो भी निकलेगा पृथ्वी पे उसका 1/6 कर देंगे, 60 इंटू 9.8 है ना। ये जो निकल गया 1/6 कर दोगे तो वेट ऑन द मून निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं है ना।